हम लोग आज कक्षा 12 की हिंदी विषय में एक नए अध्याय की शुरुआत करने चल रहे हैं। इसके पूर्व की हम लोग विषय वस्तु पर आवें, ये एक संयोग है, इसको दुर्योग भी कह सकते हैं कि इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को झकझोर करके और भारत को भी अपने आगोश में ले लिया है। चारों तरफ लोग बेहाल हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सबसे ज़्यादा सफ़र अगर कोई कर रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो वो है छात्र वर्ग, आप लोग। इस कोरोना की वजह से शिक्षण कार्य नियमित रूप से नहीं चल पा रहा है। हम लोग बहुत दूर हो करके भी पास आने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात वीडियो कक्षाओं के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग के सामने ये कोरोना की जो समस्या खड़ी हुई है, इससे आपकी शिक्षा व्यवस्था बाधित ना हो। तो हम लोग दूर रहते हुए भी पास हैं, न दिखाई देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों आओ बैठो आज इस क्लास में, और तब आप इसके बाद देखें कि दूर होने के बावजूद भी आपको एक ऐसा सुखद अनुभव आएगा कि आपको लगेगा कि हम कक्षा में बैठ करके ही अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षण चल रहा है हमारा, बशर्ते कि आप दत्त चित्त होकर के एकाग्र मन से बैठ करके अपने विषय को ग्रहण करें। पिछली कक्षाओं में हिंदी पद्य खंड के 2 कवियों का समापन कर दिया गया है, उनके काव्य का। आज हम चल रहे हैं एक तीसरे कवि की ओर आपकी पुस्तक में, और वो ऐसे एक कवि हैं, आप पिछली कक्षाओं में आपके गुरुजनों ने बताया होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युग है जिसको छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, और उस छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं, और उन्हीं 4 स्तंभों में से एक उसके जो प्रमुख स्तंभ हैं या पहले स्तंभ हैं या जिनको छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, वे हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन वृत्त अगर देखा जाए तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा कोई कवि मिलेगा ही नहीं जिसका जीवन इतनी विविधताओं से भरा पड़ा हो, इतना उतार चढ़ाव जीवन में आया हो जिस व्यक्ति के, इतनी झंझावातों का सामना करके जिस व्यक्ति ने अपने को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, वो दूसरा कोई और नहीं हो सकता है, वो महाकवि जयशंकर प्रसाद ही हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ तक कह सकता हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी की लेखनी इतनी प्रबल थी कि इन्होंने हिंदी की जिस विधा पर अपनी लेखनी चलाई वो मिट्टी से सोना बन गई। काव्य में ले लीजिए, नाटक में ले लीजिए, कहानी में ले लीजिए, निबंध में ले लीजिए, जितनी भी विधाएं हैं सब में जयशंकर प्रसाद जी का कोई आज सामना करने वाला इस समय नहीं है। वही जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, महाकवि की उपाधि से विभूषित, कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद जी के विषय में हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। और इनका पहला पद्य खंड जो है आपकी पुस्तक में है, गीत शीर्षक के रूप में वो संकलित किया गया है। जरा देखिए, गीत के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। आखिरकार इस गीत में प्रसाद जी ने क्या लिखा है, प्रसाद जी कहना क्या चाहते हैं, प्रसाद जी की सोच क्या है इस गीत के माध्यम से। क्योंकि आप जानते हैं कि कवि की अंतरात्मा जो हुआ करती है, कवि के अंदर के भाव जो होते हैं वही कविता रूप में उसकी लेखनी के माध्यम से कविता रूप में वो प्रस्फुटित हुआ करते हैं, तो वही जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप जानते हैं कि ये एक ऐसे झंझावाती कवि हुए हैं कि इनका जीवन कभी आप कह लीजिए कि समतल जमीन पर नहीं बीता है। इनके जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए। इनकी पत्नी का देहांत हुआ, इनके भाई
का देहांत हुआ, इनके पिताजी मरे, इनकी माताजी मरी। उसी क्रम में इनके जीवन में जो बदलाव आता गया, बदलाव आते हुए इनके अंतर मन से कविता फूट करके निकलती गई और उसी भावों के आधार पर इन्होंने अपनी काव्य संग्रह का नाम भी ये रखा। कहीं झरना रख दिया, आंखों से इतने आंसू बहे, झरना बन गई आंखें, तो झरना नाम का काव्य हो गया। कहीं पर आंसू नाम का काव्य लिखा, इतना रोए, इतना दुखी होकर के माँ के निधन के बाद ये इतना दुखी हुए कि इनकी आंखों से आंसू बहे, तो आंसू नाम का काव्य हो गया। और कहीं पर जीवन में पत्नी के मरने के बाद एक दुख की लहर पैदा हुई हृदय के अंदर, तो लहर आ गई। तो ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इनका एक काव्य ग्रंथ है लहर। उसी लहर से कविता ली गई है, आपके किताब में शीर्षक के रूप में, वो गीत शीर्षक के रूप में ये संकलित की गई है। आइए देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। खग कुल 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 सा, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, अधरों में राग यमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए। अधरों में राग यमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी। आइए, पूरी की पूरी कविता श्रृंगारिक कविता है, श्रृंगार रस का समावेश किया गया है पूरी इस कविता में। प्रसंग जान लीजिए। एक नायिका है, वो सो रही है। एक नायिका है, वो सो रही है और उसकी एक सहेली है, एक सखी है, उसको जगा रही है क्योंकि रात बीत गई है, सुबह हो गया है, वो अभी जागी नहीं है, उसी को जगा रही है। एक तरह का उद्बोधन गीत है ये प्रसाद जी का। और विभिन्न प्रकार की भावों से भरा हुआ ये गीत क्या कल्पना कर रही है, क्या एक प्रकार का प्रसाद जी ने इसमें अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, जरा देखिए। पहली लाइन, बीती विभावरी जागरी। बीती माने बीत गई, विभावरी मीन्स रात, रात बीत गई। जागरी, जागरी मीन्स जग जाओ। जो जगाने वाली सखी है, वो अपनी उस सखी को, अपनी सहेली को जो सो रही है, उसको जगाते हुए कहती है कि ऐ सखी, रात बीत गई है, जागरी, अब तू जग जा। बीती विभावरी जागरी। फिर अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। आइए देखिए, अब आप थोड़ी देर के लिए अपने चित्त को, अपने ध्यान को, अपने गांव में, अपने घर में सब सुबह होती है या सुबह होने को होती है, बिल्कुल सवेरा होने को होता है, थोड़ा वहां लगाइए कि सुबह आखिरकार होता क्या है थोड़ी देर के लिए। तो जब सुबह होने को होती है, सुबह हो रही होती है, उसी का वर्णन किया गया है, प्रभात वर्णन है एक तरह से प्रसाद जी का। तो अंबर पनघट में, अंबर माने होता है आकाश, अब पनघट होता है पनघट। अब तो मैं ये कह रहा हूं कि पनघट को अगर बताना शुरू किया जाए तो कुछ लड़के, कुछ बालक ऐसे भी होंगे जो पनघट को अच्छी तरह जान नहीं पाएंगे, क्योंकि पनघट हुआ करते थे कुआं में। अब आज कुआं सब सूख गए हैं, या तो एकदम सूख गए हैं या बिल्कुल सूखने की कगार पर हैं, या पूरित कर दिए गए हैं, कुआं का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो अब पनघट तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हैंडपंप लग गए हैं, लोग बाग उसमें से नल से अपनी मोटर चला करके पानी भर रहे हैं, तो पनघट नहीं है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, कुआं हुआ करती थी या कुआं अभी होती हैं, उनके 4 खंभे होते हैं, उन्हीं खंभों में पानी भरने के लिए वो रस्सी डाल करके कुआं से पानी भरा जाता था, और 4 तरफ हुआ करते थे, 4 पनघट होते थे, तो उसी को पनघट बोला जाता था। कुआं में जब पानी भरने के लिए रस्सी रहती थी और उसी में रस्सी डाल करके पानी भर, वो पनघट। तो सुबह के समय क्या होता है, अब जरा देखिएगा, जबरदस्त रूपक अलंकार का प्रयोग प्रसाद जी ने यहां किया। इनमें अंबर आकाश, पनघट, आकाश रूपी पनघट में
आकाश को यहाँ किसके रूप में दिखाया गया है? पनघट के रूप में। जैसे पानी भरना, जहाँ पानी भरा जाता है पनघट होता है, आकाश पनघट बना है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, पनघट में, आकाश रूपी पनघट में डुबोया जा रहा है। क्या डुबोया जा रहा है? तारा घट, तारे रूपी घड़ा। जितने तारे हैं आकाश में, वो सुबह के समय आप देखिएगा, ध्यान कीजिए, सोचिए कि जैसे जैसे सुबह होने को होती है, आकाश के जो तारे हुआ करते हैं वो धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाते हैं। डूबते क्या है? प्रकाश में वो धूमिल होना शुरू हो जाते हैं, वो विलुप्त होने लगते हैं आकाश से। तो कवि उनको कहता है कि वो डूब रहे हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से पनघट में कोई नायिका पानी भरने जब जाती है तो अपने घट को, घड़ा को उस पानी के अंदर डुबो देती है, तो घड़ा पानी में डूब जाता है, घड़ा दिखाई नहीं देता है। पनघट में खड़े होकर के वो घड़े को डुबोती है। तो वही है, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी। डुबोने वाली कौन है? उषा। उषा माने सुबह, सुबह रूपी नागरी माने चतुर नायिका। अब इसको या तो अलग करके कर लीजिए या सम्मिलित भाव में आप भावार्थ लिख सकते हैं कि आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी चतुर नायिका डुबो रही है, अर्थात सुबह हो गई है। सुबह के समय आकाश के तारे जो हैं वो डूब जाते हैं। जिस प्रकार से पनघट में कोई नायिका पानी भरने जब जाती है तो उसका घड़ा जो है वो पानी में डूब जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से आकाश के तारे जो हैं वो सब डूब गए हैं। तो ऐ सखी रात बीत गई है, तू जगिया। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी। खग कुल 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 सा, समझिएगा, खग कुल कुल कुल, कुल 3 बार आया है बच्चों। इसका कोई मतलब थोड़ा और देखिए, अलग से है। खग कुल, 2 अर्थ है इसके। इसमें आपको यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप अपनी जब व्याख्या करेंगे, व्याख्या के बाद अंत में एक टिप्पणी जरूर देना इसके विषय में कि ये यमक अलंकार का प्रयोग है। इस लाइन को आप उद्धृत कीजिएगा अपनी कॉपी में कि यमक अलंकार अगर है तो कहाँ है। बहुत अच्छा हुआ करता है जब आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं या कोई टिप्पणी लिखते हैं तो टिप्पणी के उस हॉट स्पॉट को आपको दिखाना चाहिए कि यहाँ पर ये अलंकार मिल रहा है, यहाँ पर ये रस मिल रहा है। ये चीज आपको उसमें अगर दिखा दिया, उद्धृत कर दिया करें तो फिर सोने पर सुहागा हो जाया करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, करना है आपको है। खग कुल 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 सा, खग माने पक्षियों का, कुल माने समूह, पक्षियों का समूह। कुल कुल सा बोल रहा, कुल कुल पक्षियों की एक आवाज होती है, कुल 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 किया करते हैं, कलरव किया करते हैं, जिसको आप कलरव कहते हैं। और उनकी आवाज जो है वो कुल कुल की आवाज हुआ करती है। तो 3 कुल हुए। एक कुल, पहला वाला कुल जो है, जो खग के साथ लगा हुआ है, उसके माने तो होता है पक्षियों का समूह। और दूसरा जो कुल कुल है, ये कलरव करते हुए, कलरव कर रहे हैं, कुल 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 की आवाज कर रहे हैं। आप सुबह देखिए, अगर आप देहात क्षेत्र के बालक होंगे तो आप पेड़ों में देखा करते हैं, सुबह जैसे होने को होती है तो पेड़ों में बैठी हुई पक्षियां जो है वो बोलने लगती है, कलरव शुरू हो जाता है, वो कुल कुल की आवाज उनकी होने लगती है। तो 2 कुल जो हैं वो पक्षियों की आवाज से संबंधित हैं, बाद वाले 2 कुल, और पहला वाला कुल जो है उसके माने समूह होता है, इसीलिए यमक अलंकार होता है। आप उसकी परिभाषा अच्छी तरह जानते हैं। और खग कुल 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 से, अगर आप अंग्रेजी की ये कविता हुई होती है तो ये दूसरे वाले जो 2 कुल कुल हैं, ये ओनोमोटोपोइया एक अलंकार होता है, ध्वनि सूचक अलंकार होता है, इसमें पर यही होता है। ये अंग्रेजी की पोएम में इसमें ओनोमोटोपोइया का प्रयोग किया गया है। और खग कुल 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 सा, और देखिए आगे सा आ गया, सा सी सम यू सदृश, ये शब्द वाचक शब्द हुआ करते हैं हिंदी में। और अगर इनमें से ये शब्द कहीं लगे हुए हैं तो तर्क से आप जान जाइए कि ये उपमा अलंकार का प्रयोग भी इसमें किया गया है। तो आपको एक लाइन में ही मिल गए 2 अलंकार, पहला मिला रूपक, दूसरा मिला उपमा। अब आइए, खग कुल 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 सा बोल रहा, पक्षियों का समूह कुल कुल की आवाज करते हुए बोल रहा है, अर्थात पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है, सुबह हो गई है।
किसले का अंचल डोल रहा। अब किसले क्या होती है? किसले आप देखे होंगे पेड़ों में जो पत्तियां, नई नई पत्तियां फूट आया करती हैं, उनका रंग हल्का से लाल रहा करता है। नई फूटी हुई पत्तियां, उनको किसले कहा जाता है। तो किसले का अंचल डोल रहा। किसले जो है वो जो नई नई पत्तियां हैं, मुलायम कोमल जो पत्तियां हैं, वो आंचल की तरह डोल रही हैं। जैसे आंचल किसी नायिका के द्वारा धारण की गई वस्त्र में जो आंचल हुआ करता है, जब हवा चलती है हल्की हल्की तो उसका आंचल भी हिला करता है। उसी प्रकार से जो ये पेड़ों की जो किसले हैं, जो कोपले हैं, ये धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे होता है आंचल हिलता है। तो किसले का अंचल डोल रहा। किसले जो है अंचल की तरह वो डोल रही है। लो ये लतिका भी भर लाई। अब कवि प्रसाद जी कह रहे हैं कि जो लताएं होती हैं, लताएं, लतिका माने लताएं, वो भी सुबह के समय सब भर आती हैं। वो सुबह के समय सब लताएं भर जाए। जब सुबह होने को होता है, एक प्रफुल्लित अवस्था हुआ करती है जीवों के साथ साथ वनस्पतियों की भी, क्योंकि सुबह एक ऐसा संदेश लेकर के आता है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो कभी कहता है कि लो यह लतिका भी भर लाई। कभी कहता है कि जो ये लताएं हैं ये भी भर लाई हैं, इनमें भी भर आया है क्या। मधुमुकुल नवल रस गागरी। मधु माने मधुमुकुल, मधुमुकुल, मुकुल माने होता है कली, मुकुल माने कली, और कलियां जो हैं वो, कली क्या होती है, कली अविकसित फूल होता है। कली का विकास जब तक नहीं होता तब तक, जब तक फूल का विकास नहीं होता तब तक वो कली है, और कली का जब विकास हो जाता है तो वो फूल बन जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डेवलप्ड फ्लावर, अनडेवलप्ड फ्लावर। अनडेवलप्ड फ्लावर को कली कहते हैं और डेवलप्ड कली को फ्लावर कह देते हैं। तो मधुमुकुल नवल रस गागरी, लताएं जितनी हैं वो सब भर गई हैं, और जो मधुमुकुल, जो सुंदर सुंदर कलियां हैं, वो नवल रस, नए रस से भर आई हैं। जैसे गागर में कुआं से पानी नायिका भर के निकाल के लाती है, गागर में कुआं का पानी भर के पनघट से लाती है, उसी प्रकार से सुबह के समय रात बीत गई है। जितनी भी कलियां थी, नई नई कलियां जो अभी खिली नहीं थी, उनमें मकरंद भर गया है, पराग भर गया है, रस भर गया है। फूल का रस क्या होता है? मकरंद होता है, पराग होता है। तो मधुमुकुल नवल रस गागरी, कलियां जो हैं, सुंदर सुंदर कलियां जो हैं, वो नए रस से भर गई हैं, अर्थात कलियों में पराग आ गया है। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि कलियों जो है फूल बन गई हैं। बच्चों थोड़ा सा पीछे आइए इसी लाइन में। मधुमुकुल, मधुमुकुल दो शब्द हैं, मधुमुकुल दो शब्द हैं, और दोनों के प्रारंभिक वर्ण जो है माँ, 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 मधु में माँ, मुकुल में माँ। जानते हो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ये भी याद जान लीजिए। मधुमुकुल नवल रस गागरी, तो पक्षियों का समूह कुलकुल की आवाज करते हुए बोल रहा है। कोपलें जो हैं, किसलें जो हैं, वो अंचल की तरह डोल रही हैं, क्योंकि हवा भी चल रही है। और लताएं जो हैं वो रस से भर गई हैं, और कली जो है उसके अंदर मकरंद या पराग आ गया है, वो विकसित होकर के फूल बन गई हैं। मधुमुकुल नवल रस गागरी, तो सखी उठ, रात बीत गई है, तू अभी सो गई। अधरों में राग यमंद पिए, यलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। तीसरे खंड में है। देखिए कितना श्रृंगारिक वर्णन प्रसाद जी ने यहाँ कर दिया है। लेकिन प्रसाद जी का श्रृंगार वर्णन जो होता है वो संतुलित और नियंत्रित रहा करता है। आपके महाकवि बिहारी जैसा अनियंत्रित नहीं हो जाया करता है। प्रसाद जी का श्रृंगार वर्णन हमेशा नियंत्रण की परिधि में रहा करता है। देखिए, अधरों में राग अमंद पिए, वो जो नायिका सो रही है उसी के लिए है, और जगाने वाली नायिका उससे कह रही है कि तू अपने अधरों में माने ओठों में राग, राग माने होता है प्रेम, जिसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी में लव। अधरों में राग अमंद पिए, अमंद प्रेम पिए हुए है तू ओठों में अपना, अर्थात
तू किसी के अमंद प्रेम को, ऐसा प्रेम जो मंद ना पड़े, जो कभी धीमा ना पड़े, बड़ा तीव्र हमेशा बना रहे, प्रेम में एक ये कहिए कि वो बनी रहे, प्रेम की आग कभी बुझे ना, कभी प्रेम ठंडा ना पड़े, इस प्रकार का प्रेम तूने अपनी ओंठों में पी लिया है। किसी का प्रेम, अधरों में राग अमंद पिए, तू अपने ओंठों में, अधरों में माने ओंठों में, अमंद प्रेम को पिए हुए है, कभी समाप्त ना होने वाले प्रेम को पिए हुए है। अब आप इसका थोड़ा भावार्थ में अगर जाएंगे तो नायिका जो है, नायिका के ओंठ जो हैं वो लालिमा से युक्त हैं। उन्हीं लाल ओंठों को देख करके कवि की लेखनी जो है वो कह रही है कि उस नायिका ने किसी के अमंद प्रेम को अपने ओंठों से पिया है, क्योंकि पीने का काम ओंठों से किया जाता है। तो इसीलिए उसको कह दिया गया है कि ऐ वो नायिका, उसको जो नायिका को जगा रही उसकी सखी, कहती है ऐ सखी तू अपने ओंठों में किसी के अमंद प्रेम को पी लिया है। अलकों में मलयज बंद किए। अब देखिए, अलक, अलक माने होता है बाल, अलक माने बाल, अलकों में, बालों में, मलयज तू बंद किए हुए है। मलयज माने होता है चंदन, तेरे बाल में चंदन की खुशबू बंद है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि तेरे बालों से सुगंध निकल रही है। अलक, अलक जो होते हैं वो बाल होते हैं, और नायिका के सौंदर्य वर्णन में बालों का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता है। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी नायिका के सौंदर्य में कम से कम 50% का योगदान हुआ करता है उसके बालों का। तो अधरों में राग मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, इसकी स्थिति क्या है नायिका की? देखिए, ये किसी के प्रेम को अपने ओंठों से इसने पी लिया है, और इसके बालों में क्या है? मलयज बंद है, अर्थात सुगंध को समेटे हुए है ये अपने बालों के अंदर। बच्चों आप समझ लीजिए, यहीं पर मैं थोड़ा विस्तार में बहुत नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपके समझने के लिए है, आपको व्याख्या में इसको नहीं लिखना, लेकिन ज्ञान के लिए आपको बता रहा हूं कि प्रसाद जी ने जिस नायिका का वर्णन इस गीत में किया है, ये नायिका कोई साधारण नायिका नहीं है। ये लक्षणों के आधार पर आप इसको कह सकते हैं कि ये पद्मिनी नायिका थी। 4 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, और उनमें पद्मिनी नायिका जो हुआ करती है। 4 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन करने के लिए आप तो समय नहीं है, फिर कभी बताएंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन जो पद्मिनी नायिका जो हुआ करती है वो दिव्यस्ट होती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये हुआ करती है कि आपके सामने से वो नायिका निकल जाए तो उसके शरीर से पद्म की सुगंध आया करती है, खुशबू आया करती है, बगैर किसी स्प्रे या बगैर किसी सेंटर चीज के लगाए हुए वो पद्मिनी नायिका हुआ करती है। तो ये नायिका जो इस समय सो रही है, प्रसाद जी की लेखनी बता रही है, प्रसाद जी की लेखनी बोल रही है कि ये नायिका पद्मिनी है। इसके बालों में मलयज बंद है, अर्थात चंदन जैसी खुशबू, चंदन जैसी सुगंध ये अपने बालों में बंद किए, अर्थात इसके बालों से चंदन जैसी खुशबू आ रही। अधरों में राग मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली। आली, आली माने सखी। अरे सखी तू अब तक सोई हुई है। उसकी सहेली उसको कह रही, अरे इतना इतना करने के बाद तू अब तक सोई हुई है, सुबह हो गई है, सब लोग अपने अपने क्रियाकलाप में फिर से लग गए हैं, और तू अभी भी सोई हुई है। आंखों में भरे बिहागरी, ये अंतिम वाली लाइन को देखिएगा, आंखों में भरे बिहागरी, तू सो रही है, लेकिन तेरी आंखों में भरा हुआ है क्या? बिहाग। बच्चों बिहाग जो है इसके 2 अर्थ यहाँ आएंगे। एक तो बिहाग सुबह के समय, रात्रि के अंतिम प्रहर में जो गीत गाया जाता है वो बिहाग गीत हुआ करता है। रात सुबह होने को जब होती है तो जब गीत गाया जाए उसको बिहाग कहते हैं। लेकिन बिहाग उस गीत के माध्यम से आपको यहाँ भावार्थ निकालना है, ये माने होता है खुमारी। क्या होता है? खुमारी। और सरलीकरण कर दूं तो आलस्य, आलस्य भरी हुई है तेरी आंखों में, आंखों में भरे बिहागरी, तू अपने आंखों में आलस्य भरे हुए, अर्थात तूने किसी के प्रेम का पान किया है रात में, संयोगा अवस्था में तू थी, और तेरे बालों से सुगंध आ रही है, तू रात में अधिक जागरण तूने कर लिया है, इसी वजह से तेरी निद्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है, तेरी आंखों में आलस्य भरी हुई है, और
तू अभी तक सोई हुई है सखी, अब जग जा, अब सुबह हो गई है, रात बीत गई है। ये आपका इसकी व्याख्या रही। अब थोड़ा से काव्य सौंदर्य के विषय में आप जान लीजिए कि प्रसाद जी का ये जो गीत पद्यखंड है, भाषा इसमें जो प्रयोग किया है, इन्होंने पूरी की पूरी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अगर आप रस के विषय में चर्चा करें, जानना चाहें, तो मैंने पहले ही बता दिया था पढ़ाने के पहले आपको कि पूरे के पूरे में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है इसमें। अगर आप छंद की बात करें तो गेय पद है ये, इसको अच्छी तरह से आप गा सकते हैं, ये गेय पद में लिखा गया है। और अलंकार तो मैंने बता ही दिया है, कहीं पर रूपक मिल रहा है, कहीं पर उपमा मिल रहा है, कहीं पर अनुप्रास मिल रहा है, और इसी तरह से ये जितने भी अलंकार हैं इसमें सब दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो शैली का प्रयोग अगर आप समझ लें तो ये मुक्तक शैली है, मुक्त काव्यखंड है, ये मुक्तक शैली में लिखा गया है पद्यखंड जयशंकर प्रसाद जी का। और आप लोग इसका अध्ययन अच्छी तरह से करें। अगर आपने इसका अध्ययन गहराई से कर लिया, मैंने आपको जिस तरह बताया है, तो आपको इस लॉकडाउन और ये कोरोना महामारी कुछ देर के लिए भूल जाएगी और आप पहुंच जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जहां आप गोता लगाते रहेंगे काव्य के सागर में और आपको थाह मिलती ही नहीं रहेगी। बच्चों, अब हम ये गीत के बाद अब जयशंकर प्रसाद जी का जो सेकंड पार्ट है, अगला खंड जो है, वो एक श्रद्धा मनु का है, उसके विषय में हम पढ़ाएंगे और फिर कल देखेंगे।